हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडक्टिव इफेक्ट जिसे कि प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, ये क्या होता है कि कोई भी कार्बन की श्रृंखला है, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, ऐसा एटम जिस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो, जिसकी या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर हो, इलेक्ट्रॉन दाता हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो उसके कारण जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है और इसी के कारण पूरा जो बंध ध्रुवित हो जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये उस एटम की नेचर पे डिपेंड करता है जो उस कार्बन श्रृंखला पे जुड़ा हुआ है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। ठीक है, तो ये है द पोलराइजेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप या एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जैसे ये हमारी कोई भी कार्बन श्रृंखला है, इससे जो एटम जुड़ा है, ठीक है, इसकी कैसी नेचर है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है। इसके कारण ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये इसमें क्या आ जाएगा, ध्रुवित प्रकृति का हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। और ये डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता जाता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसका इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है ना, दूरी के साथ इंडक्टिव इफेक्ट घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अब इसमें है फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें फर्स्ट है, इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड। ये जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण होता है। ठीक है ना, दो एटम्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो उसके कारण जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, ध्रुवित बंध होगा और इसी के कारण क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस व्हाइल मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रुप कॉजिंग इट। ठीक है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है, स्थायी प्रभाव है। इट इन्फ्लुएंसेस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। ये कंपाउंड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी प्रभावित करता है। फिर है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट वीकनेस अवे along the chain and is not significant beyond third carbon atom। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर हम इसको देखें तो ये दूरी के साथ क्या होता जाता है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाता है, इसका प्रभाव है वो कम होता जाता है, वीकनेस होती जाती। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम से इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, वैसे वैसे इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। फिर है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के दो प्रकार होते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, the electron withdrawing nature of groups या atoms is called as negative inductive effect। ठीक है ना, अगर उस कार्बन श्रृंखला से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर का एटम या ग्रुप लगा हुआ है तो इसके कारण क्या होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज इंडिकेटेड बाई माइनस आई। इसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेट किससे करते हैं, माइनस आई प्रभाव से। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को हम जनरली आई प्रभाव कहते हैं। इंडक्टिव और इस ये दो प्रकार का होता है, नेगेटिव को हम माइनस आई और पॉजिटिव को हम प्लस आई से इंडिकेट करते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर माइनस आई इफेक्ट। ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे NH3 प्लस का सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, फिर NO2 का, फिर CN,
फिर SO3H, उसके बाद CHO, फिर CO, फिर COH, फिर COCl, फिर CONH2, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OH, OR, NH2, C6H5 और H। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल्स हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो क्या है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। इसको हम +I से इंडिकेट करते हैं। It refers to the electron releasing nature of the group C atom and is denoted by +I। ठीक है ना? ये जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर या नेचर का कोई ग्रुप या एटम श्रृंखला से जुड़ा है तो उसके कारण जो इफेक्ट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना? इसके कारण श्रृंखला में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। Following are the examples of group in the decreasing order of their +I effect। ठीक है ना? इसमें क्या है? ये टर्शियरी ग्रुप है, इसकी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी और फिर मिथाइल और फिर लास्ट में मिथाइल और H। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल्स। फिर हम इसमें देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? तो इसके द्वारा हम एक तो क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इसमें है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। जो कार्बोकेटाइंस हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम इसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें है the stability of carbocations increases with increasing in number of alkyl group due to their +I effect। ठीक है, तो जो कार्बोकेटाइंस हैं उनमें एल्किल ग्रुप्स की इंक्रीज होने के साथ साथ उनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप का जो है +I इफेक्ट होता है। वो क्या करते हैं? कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है और उन पे एल्काइल जो ग्रुप है वो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज की स्टेबिलिटी को +I इफेक्ट के द्वारा स्टेबिलाईज करते हैं। The alkyl groups release electron to carbon bearing positive charge and thus stabilize the ion। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट के कारण क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन है उस पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है और वो स्टेबिलाईज हो जाता है। The order of stability of carbocation is, तो इसमें 3 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटाइन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है उसमें 3 मिथाइल ग्रुप का क्या लग रहा है? +I इफेक्ट। तो ये इसकी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके +I इफेक्ट के कारण इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबिलाईज कर देगा। और इसमें 2 ही मिथाइल ग्रुप का क्या लग रहा है? +I इफेक्ट। तो इसकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। फिर 1 डिग्री और लास्ट में मिथाइल। फिर सेकंड इसमें आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियंस। ठीक है ना? तो ये कार्बेनियन की जो स्टेबिलिटी है उसको भी हम इंडक्टिव इफेक्ट से क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें है however the stability of carbanions decreases with increase in the number of alkyl group since the electron donating alkyl group destabilize the carbanions by increasing the electron density। तो इसमें क्या होता है? कार्बेनियन पे जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं या ज्यादा होते हैं उससे क्या होती है? कार्बेनियन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है क्योंकि कार्बेनियन क्या है? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है और इस पे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी।
तो ठीक है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टेबिलाइज द कार्बेनिल्स इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें कार्बोकेटाइन का अपोजिट होगा, जो मिथाइल कार्बेनिल है सॉरी, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें किसी टाइप का प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। और 1 डिग्री है उसके बाद में, क्योंकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, जो ये पहले से ही नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है और इस पे प्लस आई के कारण ये इसको क्या कर रहा है, डिस्टेबिलाइज, इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज। फिर 2 डिग्री, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है तो ये इसकी स्टेबिलिटी को और डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये और कम स्टेबल होगा। और लास्ट में क्या होगा, 3 डिग्री कार्बेनिल, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इसको और ज्यादा डिस्टेबिलाइज कर रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल्स। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फिनोल्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को भी इसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। The electron withdrawing groups -I decreases the negative charge on the carboxylate ion and thus by stabilizing it। ठीक है ना, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रोटॉन को रिलीज करके जब कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है ना, कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है और जब इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को रिलीज कर देते हैं, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। Hence the acidic strength increases when -I group are present। जैसे जैसे -I ग्रुप वाले प्रेजेंट होंगे तो एसिडिटी वैसे वैसे क्या होती है, इंक्रीज होती है। और however the +I group decreases the acidic strength। और +I ग्रुप वाले जुड़े हैं तो एसिड की क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विथ increase in the number of electron withdrawing fluorine atoms as shown below। तो जैसे जैसे फ्लोरीन एटम्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाती है। जैसे जो ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसमें 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हैं, तो ये प्रोटॉन त्यागने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा तो उसको क्या कर देंगे, ये -I इफेक्ट के कारण स्टेबिलाईज कर देंगे। फिर जिसमें 2 फ्लोरीन है, फिर 1 और लास्ट में एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड since the CH3 group destabilize the carboxylate ion। फॉर्मिक एसिड है, इसमें किसी प्रकार का आई इफेक्ट नहीं लग रहा, बट जो एसिटिक एसिड है इसमें CH3 ग्रुप का क्या लगता है, +I इफेक्ट। +I इफेक्ट के कारण जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है प्रोटॉन त्यागने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसको क्या कर देता है, डिस्टेबिलाइज कर देता है। ठीक है, तो इससे जो फॉर्मिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किसके कंपेयर में, एसिडिक एसिड के कंपेयर में। अब हम फिनोल्स की बात करें तो इसमें है द पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल सिंस द नाइट्रो ग्रुप इज ए -I group and withdraws electron density, whereas the paracresol is weaker acid than phenol since the CH3 group shows positive या +I इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक हमने इसमें एग्जांपल लिया है पैरानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और पैराक्रिसोल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, पैरानाइट्रोफिनॉल की। क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है उसका -I इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो -I इफेक्ट के कारण ये जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर फिनोल, इसमें +I और -I कोई भी नहीं है
वो जो पैराक्रिसोल है इसमें CH3 का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा, तीनों में सबसे वीक एसिड होगा। ठीक है, तो देयरफॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर फिनोल और लास्ट में पैराक्रिसोल। फिर आता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। इसको भी हम किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। The electron donating groups like alkyl group increase the basic strength of amines, whereas the electron withdrawing groups like aryl group decrease the basic nature. Therefore, alkyl amines are stronger Lewis base than ammonia, whereas aryl amines are weaker than ammonia. Thus, the order of basic strength of alkyl and aryl amines with respect to ammonia is CH3NH2 सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी इसकी, उसके बाद में अमोनिया की, और लास्ट में क्या होगी, जो एराइल एमीन है उसकी होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एल्काइल एमीन है उसमें CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, जो इसकी बेसिसिटी को और इंक्रीज कर देता है। अमोनिया में कोई प्लस आई और माइनस आई नहीं लगता, तो ये इसके बाद में, और इसमें जो एरिल ग्रुप है उसका माइनस आई इफेक्ट होने के कारण इसकी जो बेसिसिटी है वो अमोनिया के कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। फिर नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, इसको भी हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द प्लस आई ग्रुप्स increase the electron density at carbonyl carbon, hence their reactivity towards nucleophilic files decreases. Thus, formaldehyde is more reactive than acetaldehyde and acetone towards nucleophilic addition reactions. Thus, the order of reactivity formaldehyde सबसे ज्यादा, फिर acetaldehyde और फिर acetone। इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें पता है जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होती हैं इनकी मुख्य अभिक्रिया क्या होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इनकी मुख्य अभिक्रिया होती है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कभी होगा सबसे फास्ट, तब क्या होगा, वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा कार्बन। बट क्या होता है, जो एसिटल्डिहाइड है उसमें CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, एसीटोन में दो CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड में कोई आई इफेक्ट नहीं लगता। तो जो कार्बोनिल कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल के प्रति क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बोनिल होगा, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ये सबसे इजीली क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें एक CH3 ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के कंपेयर में क्या होगा, कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिल्स के प्रति डिक्रीज होगा ऑर्डर, और इसका सबसे कम होगा। फिर लास्ट में आता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। जो मुक्त मूलक हैं उनकी स्टेबिलिटी को भी हम इसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन द सेम वे द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स increase with increase the number of alkyl groups. Thus, the stability of different free radicals is 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप फ्री रेडिकल पे इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है ना, तो एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण ये भी कार्बोकेटाइन की जैसे ही क्या होते हैं, इनके भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी इस कार्बन पे वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो 3 डिग्री जो रेडिकल है उसमें 3 CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इस टाइप से हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा, और ये कितने प्रकार का होता है इसके बारे में पढ़ा। 2 प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट।
और हमने इसके फीचर्स देखे और फिर हमने इसके एप्लीकेशंस देखे कि हम इसके द्वारा जो कार्बोकेटाइंस है उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कार्बेनियन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी जो और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स हैं, इन सब की जो है हम इसके इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिनोल्स की एसिडिटी को भी हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।